मैं हूं कौसम खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे। आज बच्चा लोग हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले नीट इस 2020 नीट्स में 650 प्लस मार्क्स को कैसे गेन करा जाए। ठीक है, कोई छोटा टास्क नहीं है। ठीक है, तो इस बड़े से टास्क को गेन करने के लिए हमारी मेहनत भी बहुत ही बड़ी होनी चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजीज के बारे में और साथ साथ में कुछ टिप्स के बारे में जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। बच्चा मुझे बस आप लोगों का 20 मिनट का समय चाहिए और अगर आप ये मुझे 20 मिनट का समय आप देते हो तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो स्ट्रैटेजीज की सिंपल सी बात सुनी होगी कि राइट रिवीजन स्ट्रैटेजी ठीक है होनी चाहिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट सिंप्लीफिकेशन भी आपके लिए होना उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करेंगे वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, क्योंकि नीट में हम लोग जल्दी के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ठीक है इन्हीं सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। इन्हीं सब्जेक्ट को कैसे सिंप्लीफाई और कैसे हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी है ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे बायो से। क्यों? क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं और बायो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पिरेंट। ठीक है, समझ में आया? तो अगर बायो आपकी बहुत ही स्ट्रांग है तो 300 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, फिलहाल यहां पर 360 मार्क्स की बात होती है कि लगभग जूलॉजी बॉटनी यहां पर 2 चीजें होती है। ठीक है, तो आपका इसमें मास्टर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये पूरे के पूरे पेपर का आधा मतलब 50% पार्ट जो होता है वो सिर्फ बायोलॉजी लेके चला जाता है। ठीक है, तो 300 प्लस मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं बायोलॉजी में, बशर्ते आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा हो। पढ़ने से मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ उसको रीड कराओ। ठीक है, मैं वो बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी को तो रीड करना मस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ में आप लोग ये पिक्स बॉक्स देखते हो साइड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं इफ बट और एक्सेप्ट करके, और साथ साथ में उसकी जो समरी होती है ये भी आपको आनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ वहां का टॉपिक रीड करा और टॉपिक रीड करके आप आगे चले गए हो, तो बच्चा ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं करा जाता। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं। होता यह है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, भाई अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इट इज मस्ट फॉर यू। ठीक है, होता यह है कि बच्चे दूसरी बुक्स को ढूंढने की मतलब दूसरी बुक्स को ढूंढने शुरू कर देते हैं। होता यह है कि जो आप दूसरी बुक्स को ढूंढ रहे हो कि आप वहां से कुछ टॉपिक ले लोगे या वहां से कुछ टॉपिक ले लोगे, तो ये नहीं करना है। ये नहीं करने से मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरी बुक को ढूंढते हो और उसमें टाइम लगाते हो तो होता ये है कि आपका 10 से 20 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ सकता है उसमें जो भी आपके मार्क्स आ रहे थे। लेकिन यही बात या यही काम या यही वक्त जो आपने उस दूसरी बुक को ढूंढने में बर्बाद किया, यही अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे देते, अगर आप यही वक्त फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे देते हैं तो यहां पर नंबर आपके और इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर भी आप लगाओ। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी चीजें नीट में या पेपर में होती हैं वो सारी की सारी एनसीईआरटी से ही कवर करी जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को रीड करो रोज, क्योंकि जितना भी आपके पास टाइम बचा है उस टाइम में ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, तो मैंने बोला ना स्ट्रैटेजी आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी सी जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी सी जंग है। जहां तक हमको जाना है उसको अचीव भी करना है। ठीक है, तो छोटी जंग नहीं है, बड़ी जंग है, तो बड़ा काम चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए और थोड़ा वक्त भी लगता है। ठीक है, तो जितना भी टाइम आपके पास बचा है तो राइट रिवीजन स्ट्रैटेजी, एनसीईआरटी को हर पेज वाइज रीड करना है। ठीक है, तो रीड करना है, उसके लिए भी आपका एक स्केड्यूल्ड होना चाहिए। क्या कि आपको ये नहीं कि मार बस उठाया और झोवा भर के आपने रीड कर डाला और बोला शाम तक कि मैंने अपनी एनसीईआरटी पूरी रीड कर डाली, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को आपको एक टाइम देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दिन भर बायोलॉजी लेके बैठे हो, दिन भर फिजिक्स लेके बैठे हो, दिन भर केमिस्ट्री लेके बैठे हो। बेटा ये सीधा सीधा आपके टाइम का उल्लंघन होता है और कुछ नहीं, आपके टाइम का वेस्टेज होता है। तो एक सब्जेक्ट आप पढ़ के बोर भी हो जाते हो, तो इसीलिए आपको एक स्केड्यूल्ड के बाद अपने सब्जेक्ट को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि एनसीईआरटी पहली बात तो आपको रीड करनी है। एनसीईआरटी के साथ साथ जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको लगाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लगाते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से यह पता चलता है कि आप कौन से टॉपिक में वीक हो। अब आपको अगर यह पता चल गया वहां पर कि आप कौन से टॉपिक में वीक हो, तो वापस आओ एनसीईआरटी पे अपनी और अपने उसी टॉपिक को रेड हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो, क्योंकि जब अगली बार आप उसी एनसीईआरटी को रीड करो तो वो ब्लिंक करके सामने आए, ले भैया ये आपके लिए था, बिकॉज ये आप पिछली बार पूरा परफेक्ट करके नहीं गए थे, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव से वापस आना पड़ा था एनसीईआरटी के पास। तो अब की बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो पहली बात तो एनसीईआरटी, दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।
तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो होता ही है कि आपका एक अलग नोट्स बनता चला जाता है, क्योंकि आप जो हो रीड कर रहे हो एनसीईआरटी को और क्वेश्चंस उठा रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव वाली बुक जो भी आपने, अब ऑब्जेक्टिव वाली बुक के लिए मैं कुछ नहीं कहता, उसके लिए आप कोई भी बुक अलॉट कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। तो इन दोनों को लो और साथ साथ में अपने नोट्स को बनाते चलो। तो फिर आप कहोगे कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव लगा रहे थे, तो मुझे नोट्स की क्या जरूरत थी? बेटा लास्ट टाइम में होता यह है, ना आप एनसीईआरटी देखोगे ना आप क्वेश्चंस लगाओगे, काम आएगा क्या? काम आएगा बस और बस आपका बनाया हुआ नोट्स, जो कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन था। मतलब जो आपने ऑब्जेक्टिव लिया और जो आपने एनसीईआरटी ली, इनको जो मिलाया तो आपका एक साइड नोट बन गया, एक इंपॉर्टेंट नोट बन गया, जो आप किसी भी वक्त कहीं पर भी लेटे बैठे आराम से पढ़ सकते हो। इससे आपकी दोनों चीजें रिवाइज हो रही, मतलब क्वेश्चंस भी रिवाइज हो रहा है और साथ साथ में आपका टॉपिक भी रिवाइज हो रहा। बस मेरा इतना सा कहना था कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एनसीईआरटी को रीड करना मत भूलना और अपनी आदत में इसको शुमार कर लो कि रोज आपको एनसीईआरटी का कोई ना कोई टॉपिक रीड करना ही है। रीड करने का मतलब सर निकलते चले, और जब कभी भी आप एक अगले टॉपिक को रीड करो तो अपने पिछले टॉपिक पे एक सरसरी नजर डालो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि आप भूल रहे हो, ठीक है। और एक बात और है एनसीईआरटी को रीड करते टाइम, कि जब भी आप एनसीईआरटी को रीड करो तो उसमें जो डेटाबेस अकाउंट होता है, डेटाबेस अकाउंट जैसे कि हम बोले कोई साइंटिस्ट का नेम है, उसकी ये डिस्कवरी है, ठीक है, और उसके साथ साथ हार्ट का साइज ये होता है, हार्ट का मतलब वेट इतना होता है, ये किडनी का है, ठीक है, ये टेस्टिकल है, ठीक है, या कुछ भी हो, फिजिक्स में भी आप देखते हो, केमिस्ट्री में भी आप देखते हो। तो इन सब जगहों को उसको क्या करो, उसको आप ब्लू पेन से, मतलब एक अलग पेन से हाईलाइट कर लो कि जब कभी भी आप एनसीईआरटी के पेज पलट रहे हो पढ़ते टाइम, तो वो भी आपके लिए ब्लिंक हो जाए कि भैया डेटाबेस अकाउंट है, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि डेटाबेस अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं होता क्वेश्चन बनते टाइम। समझ में आई ना? क्वेश्चन को बनाते टाइम डेटाबेस अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो एज इट इज उठा के रख दिया जाता। और साथ साथ में डायग्राम में भी कोई चेंजेस नहीं होता, बस जो भी लेबलिंग होती है उसको हाइड करके कॉपी पेस्ट कर दिया जाता। बस जो ध्यान देना है आपको उन क्वेश्चंस पे देना है जो आपके टॉपिक से बन सकते हैं, नए क्रिएट करे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई नया फॉर्मूला तो नहीं बनता, कोई नई डेरिवेशन तो ड्राइव नहीं होती, जो कुछ भी है वो आपकी किताबों में पहले से रहता है। और बस आपको उन्हीं चीजों को एक अच्छे तरीके से, एक सिंप्लीफाइड तरीके से ध्यान में देना है। तो ये बात तो मैंने करी किसकी? बायोलॉजी की। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। देखो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही आसान है। आप कहेंगे आदेश आसान कहाँ से है, इनको आसान लगता है? बच्चा अगर आपने ध्यान से केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, these both means organic और inorganic chemistry, these are too much simple, ठीक है, subjects इन द केमिस्ट्री। या हम कह सकते हैं कि पूरा पीसीबी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही शॉर्ट या बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। अगर आपने बायोलॉजी को, देखो होता ये है कि हम लोग 11th क्लास में आते हैं और 11th क्लास से आते ही इसको शुरू कर देते हैं। तो जो बच्चे 11th क्लास से एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, उनको टाइम मिल रहा है पूरा 2 साल का। लेकिन जो बच्चे 12th के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए इन तीनों चीजों को लेके साथ में चलना पड़ता है, ठीक है। तो वो तो 2 साल उनको ऑलरेडी पहले मिला, 11th मिला, 12th मिला, तो वो आसानी से रीड कर सकते हैं, उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आपकी हो रही है क्योंकि आपका भी कुछ दिन में क्या नीट का एग्जाम है भैया, ठीक है। तो अगर केमिस्ट्री अभी तक भी नहीं उठाई है तो कुछ ही दिन में, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, तो कुछ ही दिन में 120 से ज्यादा मार्क्स आप केमिस्ट्री में ला सकते हो। हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करी है, थोड़ा सा फिजिकल पे आपको फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी आसान हो जाती है कि आप के मतलब लास्ट के एंड के सेशन में या एंड के टाइम में भी अगर आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो तो 120 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते, बशर्ते आपने एनसीईआरटी से पढ़ा हो, क्योंकि रिएक्शंस वही हैं। Simply, by it is oxidation, it is reduction, it is Markovnikov rule, it is Gattermann reaction, ठीक है। तो जो भी रिएक्शन थी वो बदल नहीं जाएंगी, वो यहाँ पर भी है, वो वहां पर भी है, बस आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए जो भी आपने आखिरी टाइम में पढ़ा है। और एनसीईआरटी के साथ साथ फिर भैया वापस आ जाओ केमिस्ट्री में भी कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लगाते हुए चलने हैं, और साथ साथ में जो आपके गोल्डन नोट्स होते हैं वो आपके साथ होने चाहिए, क्योंकि गोल्डन नोट्स आपको हमेशा याद दिलाते हैं कि भैया तुम एनसीईआरटी भी कर रहे हो और तुम साथ साथ में यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लेते हुए चल रहे हो। तो अभी तक हमने 2 की बात कर ली, मतलब 2 स्ट्रेटेजी हो गई, एक हमारा बायोलॉजी हो गया और दूसरा हमारा केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री पे भी आपको फोकस करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री आप स्ट्रॉन्ग लेके चलते हो ना तो आप 70% मार्क्स आसानी से गेन कर लेते हो। लेकिन 70% मार्क्स से आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है,
ये जरूरी नहीं है, तो आपको फिजिक्स को भी लेके चलना पड़ता है। अब बात अगर हम करें फिजिक्स की, कि दो भी हमारे हो गए, एक हमारा बायोलॉजी हो गया, एक हमारा केमिस्ट्री हो गया। अब आ जाते हैं फिजिक्स पे, ठीक है। और बायोलॉजी की अगर हम बात बता दें तो जोलॉजी और बॉटनी अगर आप सेपरेट करके पढ़ो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। बायोलॉजी में जोलॉजी और बॉटनी को अगर आप सेपरेट करके पढ़ो तो वो आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हो अपनी उस बायोलॉजी को। तो फिजिक्स पे आ जाते। होता ये है कि बहुत सारे बच्चों से मैंने हमेशा ये सुना कि सर मेरी फिजिक्स वीक है, खास करके जो भी नीट की या मेडिकल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनकी अक्सर मैंने ये शिकायत सुनी है कि सर मेरी फिजिक्स वीक है, मैं क्या करूं। तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि भैया अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आपकी बायोलॉजी और आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होना मस्ट है, क्योंकि अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई भी अगर एक वीक हुआ तो आप भूल जाओ कि आप वो जो अचीवमेंट है 650 प्लस वाला, एक बड़ी सी जंग है जहां तक हम लोगों को पहुंचना है, वहां पर आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। और प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है वो अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाओ कि नहीं बस मुझे ये रैंक चाहिए तो ये रैंक मुझे चाहिए ही, एनी हाउ ये रैंक मेरी ही है, क्योंकि किसी भी पेपर की इतनी औकात नहीं होती कि वो आपको सिलेक्शन से रोक सके। तो आपके अंदर भी ये जज्बा होना चाहिए उस रैंक को हासिल करने का कि नहीं मैं इसको हासिल कर सकता हूं, ठीक है। तो फिजिक्स के वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स तो हो गया, मैंने बोला कि बच्चे कुछ बोलते हैं कि मेरी स्ट्रांग नहीं है, मेरी वीक है, मैं फॉर्मूलाज भूल जाता हूं, ठीक है। तो उनके लिए मैं कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि वेव ऑप्टिक्स हो गया जनरली, ठीक है, इसके अलावा साउंड वेव्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स हो गया। तो ये जो मतलब टॉपिक्स होते हैं यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, टेक्निकल नहीं बनता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो ना, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड करी है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास से नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको ये वीक लगता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगली वीडियो में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के तीनों गोल्डन टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से नंबर बहुत ज्यादा आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो अभी जो स्ट्रैटेजी चल रही थी यहां पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और तीनों को मैं बता देता हूं कि तीनों में आपके पास उसके नोट्स होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी बुक के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ एनसीईआरटी ही आपका एक सहारा, एकमात्र सहारा होना चाहिए। कोई होता है कि बच्चे जो टाइम बर्बाद कर देते हैं ना, तो वो टाइम नहीं बर्बाद करना बच्चा, यू आर गोइंग फॉर एन अचीवमेंट, एक अचीवमेंट की तरफ जा रहे हो, तो यार कुछ अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपका स्केड्यूल्ड भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जब भी आप वहां तक या जब भी उस अचीवमेंट को गेन कर सकते हो, ठीक है। सो 3 सब्जेक्ट की बात मैंने यहां पर करी है, और मैंने ये भी बोला था कि स्ट्रेटजीज के साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देकर जाऊंगा। जितनी भी मेरी टिप्स हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपकी ये फिंगर टिप्स से जरा से भी नीचे आती तो ये टिप आपके लिए टिप नहीं रह जाएगी। तो मेरी हर टिप्स को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहली टिप्स की अगर हम बात करें तो कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली बात मैंने बोला कि सारे के सारे टॉपिक आपके कवर होने चाहिए, क्योंकि ये छोटी जंग नहीं, मैंने ही बोल दिया, इट इज नॉट ए स्मॉल टास्क, ठीक है। 650 प्लस कोई छोटा टास्क नहीं है। तो सारे टॉपिक आपने कवर किए होने चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, चलो अभी एग्जाम हॉल में नहीं है, अभी हम घर पे ही हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने चैप्टर रिवाइज करा, रिवाइज करके मैं भांदा क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैंने क्या करा, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज पे मैंने ध्यान दिया। तो अगर हमने टॉपिक वहां पर से कवर नहीं करा होगा तो एमसीक्यू मुझसे पहले बोल दे, करेक्ट ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे तो मुझे फिर जंप करना पड़ेगा। तो जंप करे तो इसका क्या मतलब था कि मैंने टॉपिक वहां पर कवर नहीं करा था। इसीलिए मैंने बोला कि जो भी आपके वीक टॉपिक हैं, जो भी आपके स्ट्रेंथ टॉपिक हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वीक है। जो वीक है जब भी आप पेज पलटोगे वो वीक आपको हाईलाइट होकर अपनी आंखों के सामने आएगा कि भैया मुझे एक बार ये फिर से रीड कर लो, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर एमसीक्यूज, ठीक है। मैंने बोला कि हाईलाइट कर लेना रेड पेन से, ताकि वो ज्यादा ब्लिंक हो गए, भैया मुझे को रिवाइज करके जाओ। तो एमसीक्यूज लगाने से आपको ये पता चल जाता है कि आपका कौन सा स्ट्रांग है टॉपिक और कौन सा वीक टॉपिक है, और वीक टॉपिक को आपको किस तरह से मैनेज करना है। जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग भी बनाए रखना है। कैसे? रिवीजन, ठीक है, बार बार रिवीजन, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैन वुमेन भी होती हैं दोनों ही, मैन का मतलब समझ जाओ, दोनों को मैंने मिला के बोला। तो राइट रिवीजन स्ट्रेटजी, मतलब बार बार रिवीजन आप अगर करते रहोगे उन चीजों का तो वो चीजें आपके दिमाग से नहीं जाएंगी। और साथ साथ में जो स्टिकी नोट्स होता है, साइड में चिपका लेते हैं बच्चे स्टिकी नोट, ये भी आपके पास होना जरूरी है। बिकॉज स्टिकी नोट्स भी क्या करता है कि एक टॉपिक आपके लिए रिफ्लेक्ट कर देता है कि भैया ये टॉपिक था।
ये सवाल इस टॉपिक से है, ठीक है। तो ये बात, पहली बात मैंने बोली कि कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक आपके कवर होने चाहिए जब भी आप किसी एमसीक्यूज को लगाने जाओ। फिर बच्चे सवाल करते हैं कि सर पीवाई क्यों ना लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों ना लगाएं। मैं उसे बोलता हूं कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप एंड में लगाओ, एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। बिकॉज अगर आप जब लगाने बैठते हो तो होता ये कि डाइवर्जन होता है कि आप क्वेश्चन लगा रहे हो फिर टॉपिक पे, फिर क्वेश्चन लगा रहे हो फिर टॉपिक पे। तो पहले आप अच्छे से टॉपिक लगा लो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगा लो, देन आप पीवाईक्यू पे जाओ। और उन बच्चों से भी एक बार बोल देता हूं कि जिन्होंने अभी बस मतलब आने वाले बच्चों के लिए या खास करके उन बच्चों के लिए जो इनिशियली मतलब शुरू करते हैं अपनी कोचिंग या पढ़ाई शुरू करते हैं और करते ही अपने लिए टेस्ट सीरीज मतलब वो चुन लेते हैं, तो टेस्ट सीरीज मत चुनो, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाओ लेकिन एंड में लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ लेकिन एंड में लगाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो लेकिन एंड में करो, इनिशियली कुछ मत करो, इनिशियली बस अपने टॉपिक्स पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरी बात है डिसिप्लिन एंड फोकस। डिसिप्लिन, अब यहां पर डिसिप्लिन क्या, देखो होता यह है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर की आवाजें, दुनिया भर की सब कुछ जो होता है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। खास करके हमारा मोबाइल फोन आजकल वो इतना स्मार्ट हो गया, हमसे भी ज्यादा आज वो स्मार्ट हो गया। हम लोग भले इतने स्मार्ट नहीं कि हमारा स्मार्टफोन हमसे ज्यादा स्मार्ट है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही पढ़ने बैठे टक से मैसेज, और कैसे हो, अब वहां पर मैसेज का रिप्लाई करें कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और मैंने ये टिप्स में आपको बोला कि डिसिप्लिन एंड फोकस ये होना जरूरी है, मस्ट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा उसको इग्नोर करो, अपने फोन को फ्लाइट मोड पे लगा के रख दो। कुछ नहीं हुआ तो थोड़ा सा बोर होगा यूट्यूब पे चला के, यार वो नहीं ध्यान देना, क्योंकि जो टाइम आपने अपने लिए सेलेक्ट करा है अपनी पढ़ाई के लिए वो आपको अपनी पढ़ाई को ही देना चाहिए। क्योंकि आप जब बाकी चीजों को उसका टाइम देते हो तो फिर आप अपनी पढ़ाई को वो टाइम क्यों नहीं देते जो आपकी पढ़ाई को एक्चुअल में मिलना चाहिए। ये भी तो जरूरी है, जब आप हर चीज को प्रॉपर टाइम देते हो, मम्मा को, भाई को, बाहर जो भी हो, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी खेलना कूदना कुछ भी, आप सब जगह टाइम, बल्कि वाला एक्स्ट्रा टाइम देके चले आते हो, तो फिर पढ़ाई को क्यों नहीं यार अपना टाइम देते, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन से वजह, सुना होगा एडिसन की कहानी की, जब वो अपने काम में मगन होता था तो पीछे से जा रहा बैंड बाजा भी उसको सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होता था, अपने काम पे इतना फोकस रखता था क्योंकि उसको चीजों को डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होता था। और जब लोग सुनते थे तो उनको बड़ी हैरत सी होती थी कि वाह भैया वाह, हम तो यहाँ हल्की सी कुत्ता भी भौंक देता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो पीछे साहब बैंड बाजा लेके चले गए और ये डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो वाकई में ऐसा ही फोकस होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन हमारा हो ही ना किसी भी हाल में, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रैक्ट हुए तो हमारा पेपर हमसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारी रैंक हमसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमको उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, हमको उसको फोकस करना और वो हमारे पर लगातार फोकस करे। ये जब ही होगा जब आप पूरी डिसिप्लिन में, पूरी फोकस के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे होगे। सो मेरी टिप्स को फिंगर टिप पे रखना, इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी मेरी टिप्स हैं अगर वो आपकी फिंगर टिप की टिप्स से नीचे आई तो ये टिप्स किसी काम की नहीं रह जाएंगी, ठीक है। और मैंने पहले भी बोल दिया कि अगर आप लग के मेहनत करते हो, होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर बेटा तुमने ये प्रिपेयर कर लिया, वो प्रिपेयर कर लिया, तो तुम कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ तो कर लोगे। तो कुछ ना कुछ की बात छोड़ो, आप सब कुछ कर लोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि किसी भी एग्जाम की इतनी औकात नहीं होती कि वो आपको रैंक लाने से रोक सके। अगर आपका राइट रिवीजन स्ट्रेटेजी और कंसेप्ट सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छा है, फोकस बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है हर चीज के लिए, तो भैया कोई भी रैंक आपसे दूर नहीं जा सकती, ठीक है। फिर है अगली टिप, कंसिस्टेंट इन हार्ड वर्क। लिखिए, हार्ड वर्क होता है कि बच्चे आज पढ़ लिए, मम्मा मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी, 10 घंटे पढ़ाई करी, अच्छी बात है, आपको 10 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, आपको 16 घंटे, आपको 18 घंटे पढ़ना चाहिए अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो। सीधा से बता दूं, मेरा जो रिकॉर्ड था, मैं जो पढ़ता था तो 21 घंटा मेरा मैक्सिमम रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। मैं अक्सर हर दूसरे तीसरे दिन 21 घंटा बैठ के पढ़ा करता था, 21 घंटा। जरा सोचो कि 21 घंटे में दिमाग चंड हो जाता है, लेकिन अगर आपकी चाहत कुछ है किसी चीज को पाने के लिए तो ये 21 घंटे मायने नहीं रखते। आपने कितनी देर अपने बैग को किसी सीट पे लगा के रखा हुआ ये बात मायने नहीं रखती जब आपके हाथ में वो रैंक होती है, ठीक है। सो प्लीज बच्चा, कभी भी अपने मतलब किसी को भी अपने टाइम मत गिनाओ कि तुमने क्या करा, ठीक है, क्योंकि उससे तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो तुम आज दे रहे हो इससे तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो प्लीज हार्ड वर्क अगर आप करते हो तो कल अपने आप से ये मत कहो कि मैंने कल ही तो यार हार्ड वर्क किया था, आज मैं नहीं करूंगा।
हार्ड वर्क क्या होता है यार, वो तुम अपने ही लिए तो कर रहे हो, तो ये तुम्हें अपने ही लिए करना है, क्योंकि रैंक वो तुम्हारे लिए तुमने सिलेक्ट करी है। मैंने बोला था कि आंखें बंद करके एक बार जरा सोच के देखो कि नहीं वो रैंक हमारी है, वो रैंक मुझे ही चाहिए। तो आज तुम कैसे भूल गए कि कल मैंने हार्ड वर्क किया था और आज मैं नहीं करूंगा, आज मैं आराम कर रहा हूं। या कुछ बच्चे एक हफ्ता लगातार मेहनत करते हैं और एक हफ्ता लगातार मेहनत करने के बाद वो कहते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। बस ये जो मन नहीं लग रहा है, इसी मन को लगाना है वहां पर, रेगुलर लेके चलना, रेगुलर वे में लेके चलोगे जब ही चीजें आपके करीब आएंगी। क्योंकि दिन बढ़ेंगे नहीं, दिन और कम होते चले जाएंगे। रोज रोज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उधर से दिन कम होता चला जा रहा है। और आपको इसी चीज को ध्यान देना है कि जैसे जैसे दिन कम होंगे वैसे एग्जाम पेपर हमारे सामने आता जाएगा और मेरी रैंक मेरे सामने से गुजरेगी। आपको उसको भी कैच करना है, कैप्चर करना है, जाने नहीं देना है। इसीलिए हार्ड वर्क में कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी है, बिल्कुल भी काम चोरी आपको नहीं करनी है, ठीक है। और जब भी आप पढ़ो, आखिरी टिप है मेरी ये कि जब भी आप पढ़ो, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके पढ़ो। दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा थ्योरेटिकल चैप्टर है या कौन सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और कौन सा कॉन्सेप्चुअल है। तो हमेशा जब भी बॉटनी पढ़ो तो बॉटनी के साथ आप फिजिक्स को ले लो, क्योंकि मैंने जोलॉजी जो है, बायोलॉजी है, उसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक जोलॉजी एक बॉटनी। ऐसे आप थोड़ा सा बड़े में पढ़ोगे, ऐसे आप दो अलग अलग सब्जेक्ट करके पढ़ोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा। तो बॉटनी पढ़ो तो बॉटनी के साथ आप फिजिक्स ले लो, क्योंकि बॉटनी एक ऐसी चीज है जो कि आपको याद रखनी पड़ती है ना। और फिजिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर फॉर्मूलाज हैं, आपके लिए थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़े कॉन्सेप्ट हैं। और जब आप जोलॉजी पढ़ो तो जोलॉजी के साथ आप केमिस्ट्री ले लो, ठीक है। तो फिजिक्स के साथ बॉटनी, या जोलॉजी के साथ भी आप कर सकते हो, जोलॉजी के साथ आप फिजिक्स कर लो और बॉटनी के साथ केमिस्ट्री कर लो। लेकिन इन दोनों को कि जोलॉजी बॉटनी रोज पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स रोज पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका भला नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप दो थ्योरेटिकल और दो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट रोज रोज पढ़ते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी बोर होने वाली दिक्कत होती है। और ये भी होता है कि आपको टाइम पूरा नहीं मिल पा रहा अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो इसीलिए भैया आप क्या करो कि एक मतलब टाइम पे एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट ले लो और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो एक दिन में आपको दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और एक आखिरी टिप जो एग्जाम के लिए है, एग्जाम हॉल के लिए है, कि पेपर जब भी उठाना तो पहले बायोलॉजी का सॉल्व करना शुरू करना। बायोलॉजी का इसलिए क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाते हैं और एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज्यादा मत देना, ठीक है। क्योंकि आपको जो आदत आपने डाली है या जो आदत आपको डालनी है घर पे रोज, ठीक है, मॉक टेस्ट या आपने पीवाईक्यू करके वो इतनी आदत डालनी कि आप 2.5 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करो। 180 क्वेश्चंस आपको विद इन 2.5 आवर में कंप्लीट करने हैं। अगर ये आदत आपकी बनी रहेगी तो एग्जाम हॉल में आप आसानी से 3 घंटे में सारे टॉपिक कवर कर लोगे। और बच्चों को जब ये बातें नहीं पता होती तो एग्जाम हॉल में वो सोचते कि कहाँ से शुरू करना है। तो जब आपको शुरू करना ही नहीं पता है तो भैया जरा ये बताओ कि आप इतने बड़े टास्क को कैसे अचीव करोगे। तो अचीव करने के लिए टास्क भी बड़ा है और आपके इरादे भी बड़े होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया कि पहले बायोलॉजी को सॉल्व करना है, देन केमिस्ट्री को, देन आखिरी में फिजिक्स को, क्योंकि वो थोड़ी आपकी वीक होती है और मैंने बताया कि उसको कैसे पढ़ना है। तो मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज थी मैंने बताई, बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट टिप्स बताई। पहली ये कि कवरेज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात ये है डिसिप्लिन एंड फोकस होना जरूरी है। तीसरा ये था कि हार्ड वर्क में कंसिस्टेंसी, ठीक है। और चौथा हमने ये बताया कि स्टडी जो करनी है वो मतलब कैसे ग्रुप वाइज करनी है, दो सब्जेक्ट को लेके पर डे मैंने बोला यहाँ पर संडे भी आपका संडे नहीं होना चाहिए, वो भी आपका वर्क डे होना चाहिए। तो ये बातें अगर आपके ध्यान में रहेंगी तो आई होप आप वहां तक पहुंच सको, ठीक है। और जो भी बच्चा इस जर्नी में पास होकर आता है वो मुझे ज़रूर बताना, जिसने भी मेरी ये वीडियो देखी हो, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पर और भी लेक्चर्स चलते रहते हैं। और मैंने ये भी बोला कि अगले लेक्चर में मैं आपको जो भी गोल्डन टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जो बहुत ही सिंप्लीफाई में आप पढ़ सकते हो, तो उनकी लिस्ट मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे जाना मत, लाइक किए जाना मत। और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।